लास्ट क्लास में अपन ने असहयोग आंदोलन की चर्चा की थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम मेनली डिस्कस कर रहे थे कि 1920 में यहाँ पर मुख्य रूप से गांधी जी द्वारा जो है ये असहयोग आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन में हम मेनली देखते हैं कि 1920 में यह असहयोग आंदोलन चलाया गया जो लगभग 1922 तक चला, जहां पर हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई, स्वदेशी मुख्य रूप से कपड़ों का जो है वो उपयोग करने की बात की गई और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की भी चर्चा की गई। हिंदू मुस्लिम एकता मुख्य जो मुद्दा रहा वो हम ये देखते हैं कि किस मुद्दे से संबंधित था। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम इसे खिलाफत से भी कई बार जो है वो जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 1920 के बाद 22 के बाद जब ये असहयोग आंदोलन रुका, ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को लेकर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा विभिन्न क्षेत्रों पर, उसको लेकर जो है हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा क्या लाया गया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि यहाँ पर जो कमिटीज हैं उन कमिटीज में हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से इसको देखने के लिए कि किस क्षेत्र में किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था कि 1923 में इसी प्रकार से जबलपुर में क्या आई थी, यहाँ पर एक कमेटी के अध्यक्ष आए थे और उनको उन अध्यक्ष के सम्मान में और अभिनंदन के लिए जो है हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या हुआ था, झंडा सत्याग्रह हुआ था। इतनी चर्चा हमने की थी। 1923 के बाद हम ये देखते हैं कई सारी बदलाव हुए और उन बदलाव में हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से एक जो है कि वही जो 1919 में एक्ट आया था, वो जो नीतियां है, जो पॉलिसीज है अंग्रेजों की, वो किस प्रकार से भारत में सफलता प्राप्त कर रही थी या किस प्रकार की कमी थी, उसको लेकर हम देखते हैं कि यहाँ पर साइमन कमीशन भी जो है वो यहाँ पर 27 में भारत आया। दूसरा हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो उनके प्रभाव बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गए थे और हमने ये देखा कि 1929 में यहाँ पर जो लाहौर अधिवेशन होता है और उस लाहौर अधिवेशन में हमने ये देखते हैं कि स्वराज की बात की गई थी और स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की थी। ऐसे में 1930 में 26 जनवरी को हम ये देखते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है वो मनाया गया। जब ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो उसके बाद जो सबसे बड़ी चर्चा आई कि मुख्य रूप से अब वापस से एक जो चर्चा थी कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी पर एक जोर डाला गया कि अब हमें एक नए आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो सारा अधिकार है वो किन पर छोड़ दिया गया है, जितनी भी जो डिसीजन है वो किन पर छोड़ दिए गए, महात्मा गांधी पर। अब होता यह है कि महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से ये देखा कि जो यहाँ पर जो समस्याएं हैं, क्योंकि जो नीतियां हैं उन नीतियों में जो सबसे बड़ा बदलाव देखा था हमने कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी जो थे वो कुछ चीजों पर जो है उनका ये था कि इन चीजों को जो है वो भारत देश में जो है वो बंद कर देना चाहिए। उसमें जो एक मुद्दा था वो क्या था, शराब को लेकर। ठीक है, दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो था वो था आपका नमक को लेकर। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पर जो नमक है, ठीक, उस नमक पर जो है कर अधिरोपित कर दिया था, टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए थे। साथ में हम ये देखते हैं कि भू राजस्व जो है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था। तो गांधी जी ने यहां पर किया क्या कि उस समय पर हम ये देखते हैं कि यहां पर जो वाइस राय थे वो लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन से उन्होंने कुछ मांगे की ताकि वो एक नया सत्याग्रह जो है वो ना करें और नया आंदोलन की शुरुआत ना करें। ठीक है, तो उस आंदोलन की शुरुआत ना हो, तो एक प्रकार से वार्निंग देते हुए उन्होंने जो यहाँ पर वाइस राय थे लॉर्ड इरविन, उनको यहाँ पर एक संदेश भेजा, एक पत्र भेजा और पत्र में जो है गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांग की गई। ठीक है, 11 सूत्रीय मांग यहां पर की गई, 11 इसमें डिमांड्स थी। उन डिमांड्स की अगर हम बात करें तो इन डिमांड्स में अगर हम देखें तो क्या क्या आता है, तो उन डिमांड्स में जो मुख्य तथ्य थे तो उसमें हम यह बात करते हैं कि नमक पर जो कर लगाया जा रहा है, क्योंकि भारत में जो नमक है एक खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाने वाला सामान, ऐसे में नमक कर को लेकर इन्होंने बात की। उसके अलावा जो भू राजस्व है, भू राजस्व में कमी को लाने की बात की गई, लगभग 50% जो है वो कम कर दिया जाना चाहिए भू राजस्व। उसके अलावा जो तीसरा मुद्दा था वो यहाँ पर शराबबंदी को भी था। तो लगभग इस प्रकार के जो है 11 जो मांगे हैं इन गांधी जी द्वारा की गई। पर यहाँ पर जो सरकार का फैसला था, जब ये वही वायसराय जी के पास ऐसी जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है लॉर्ड इरविन के पास, तो यहाँ पर वो इन मांगों को स्वीकार तो करते नहीं है, साथ में ये जो नमक कर है, ठीक, ये जो नमक कर है वो और अधिक बढ़ा देते हैं। और जब ये कर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में जो है यहां पर नए आंदोलन की शुरुआत होती है जो गांधी जी द्वारा की गई। अब अगर उस आंदोलन की बात करें तो मुख्य रूप से यहां पर भी जो मुख्य रूप से मुद्दा महात्मा गांधी जी द्वारा रखा गया कि किसी भी देश में अलग अलग हिंसात्मक रूप से स्वतंत्रता आंदोलन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम भारतीय दृष्टि से देखेंगे तो हम भारतीय दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, बिना किसी अंग्रेजों की कोई बात माने बिना हम अहिंसात्मक रूप से क्या करेंगे, इस आंदोलन को करेंगे।
और यहीं पर उस आंदोलन का जो नाम है वो हमें इस रूप में दिखाई देता है जिसे बोला गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब यहां पर हम मतलब बिल्कुल भी जो है अंग्रेजों की किसी बात को नहीं मानेंगे। एक मुद्दा जो था वो बहुत ज्यादा तेजी से क्या था कि यहां पर बहुत ज्यादा तेजी से वस्त्रों का आयात हो रहा था। इस देश से बहुत ज्यादा कपास, रेशम, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी और वहां पर वस्त्रों का निर्माण होता था यूरोपियन कंट्रीज में, और यहां पर वापस से जो है बड़ी मात्रा में आयात किया जाता था वस्त्रों का। तो एक मांग जो थी 11 सूत्रीय मांगों में वो ये भी थी कि जो आयात है वो कम किया जाना चाहिए। ऐसे में जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही हम एक आंदोलन और देखते हैं, वो है क्या, स्वदेशी आंदोलन, जिसमें स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की भी बात की गई। ठीक, साथ में हम ये देखते हैं कि जो इसके मुख्य मुद्दे थे उसमें बात आती है, ठीक है, लिकर बैन की, शराबबंदी की बात आती है। जो सबसे बड़ी चर्चा थी जिसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ और जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ वो था कर, और वो कर किस पर, जो नमक पर लगाया जा रहा था। तो उस नमक कर की समाप्ति को लेकर जो है यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है महात्मा गांधी जी द्वारा कहां से की जाती है, तो मुख्य रूप से उन्होंने एक स्थान चुना जो था दांडी गांव, और मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि साबरमती आश्रम से यहां पर 12 मार्च के दिन से, ठीक, मुख्य रूप से गांधी जी ने यात्रा शुरू की अपने 76 स्वयंसेवक के साथ, लगभग दांडी गांव जो लगभग 61 किलोमीटर दूर था वहां यात्रा शुरू की। तो 12 मार्च को यह यात्रा शुरू होती है और ये जो यात्रा है वो 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल को दांडी में समाप्त होती है, और 6 अप्रैल को यहां पर गांधी जी दांडी गांव में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि पूरे देश में यहां पर क्या होता है, देशव्यापी रूप से जो है वो शुरुआत होती है किस आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जिसके मुख्य मुद्दे थे नमक कर को समाप्त करना या नमक कानून को भंग करना, उसके अलावा शराबबंदी, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि यहां पर स्वदेशी कपड़ों या स्वदेशी सामानों के उपयोग की बात की गई थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो मुख्य रूप से हम कहां पर देखते हैं, 1930 से जो है वो शुरू हुई। 12 मार्च 1930 को यहां पर गांधी जी साबरमती आश्रम से चलते हैं और दांडी पर पहुंचते हैं, और दांडी गांव में 6 अप्रैल 1930 को यहां पर ये नमक उठाकर और नमक बनाकर जो है नमक कानून तोड़ते हैं। और जैसे ही ये नमक कानून तोड़ा जाता है लगभग देश के हर भाग में जो है ये आंदोलन शुरू होता है। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हम यहां पर क्या देखते हैं, ये नमक कानून जो है तोड़ने के लिए जो है ये आंदोलन शुरू किया गया। ठीक, तो अगर हम देखें तो मुख्य रूप से जैसे ही 6 अप्रैल को ये दांडी में ये नमक कानून तोड़ा गया, उसी के साथ हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है महाकौशल क्षेत्र में ये जो आंदोलन है वो शुरू हुआ 6 अप्रैल के दिन से ही, जहां पर जबलपुर में हम ये देखते हैं कि सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद जो मिश्र हैं वो कहां जाते हैं, वो मुख्य रूप से रानी दुर्गावती की जो समाधि जहां पर है बरेला, जो कि मुख्य रूप से नरई नाला एक क्षेत्र कहलाता है, वहां पर नरई नाला के पास ही रानी दुर्गावती शहीद हुई थी, और हम ये देखते हैं कि वहीं पर बरेला के पास में इनकी समाधि बनाई गई थी। तो वहां पर ये एक प्रकार से शपथ लेते हैं और इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो महाकौशल में जबलपुर में इस प्रकार से सेठ गोविंद दास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में यह आंदोलन महाकौशल क्षेत्र में शुरू हुआ था। ठीक है, अभी हमने चर्चा की, जिस चर्चा की हम बात कर रहे हैं, तो क्या गांधी जी ने जो है यहां पर लॉर्ड इरविन को यहां पर वायसराय लॉर्ड इरविन को यहां पर क्या किया था, ठीक, मुख्य रूप से एक 11 पॉइंट डिमांड्स रखी थी, जिसको जो है गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया मानने से। इन जो 11 सूत्री मांगी थी सरकार ने इन मांगों को नहीं माना। इसके विपरीत हम क्या देखते हैं कि क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लगा दिया गया, साल्ट पर और ज्यादा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया। इसी के प्रोटेस्ट में, अगेंस्ट में, टैक्स के प्रोटेस्ट में हम ये देखते हैं गांधी जी द्वारा क्या किया गया, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया, और ये जो मार्च है वो साबरमती से कहां तक, दांडी विलेज तक चला, और 5 अप्रैल को यहां पर गांधी जी पहुंचते हैं। ठीक, और 6 अप्रैल को यहां पर हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से गांधी जी द्वारा जो है वो क्या तोड़ा गया, सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, जिसके बाद ये जो शुरुआत हुई, जिस मूवमेंट की शुरुआत हुई उसे हमने क्या बोला, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने हाथ में नमक लेकर नमक विरोधी कानून तोड़ने का आह्वान किया और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। और इसी के साथ हम ये देखते हैं कि लगभग मध्य प्रदेश के भी हर क्षेत्र में जो है इसका बिगुल फूंक गया, मतलब बिगुल का मतलब एक प्रकार से हम घोषणा कर दी गई कि अब ये जो आंदोलन है वो शुरू हो गया है। हम मुख्य भूमिका जो देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की, वो महाकौशल क्षेत्र में देखते हैं। मध्य प्रदेश के लगभग हर क्षेत्र में यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, लेकिन जो मुख्य भूमिका हमें मध्य प्रदेश की दृष्टि से या संदर्भ से देखना है वो हम देखेंगे मुख्य रूप से महाकौशल, और इसके अलावा भोपाल में जो शांति शर्मा का योगदान रहा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके अतिरिक्त अगर मध्य प्रदेश की दृष्टि से हम बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह जो आंदोलन है पहला हम देखते हैं कहां पर, महाकौशल क्षेत्र में, जो कि मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र था और मुख्य रूप से किसका, मध्य प्रांत का भाग था। उसके अलावा भोपाल, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में भी यह जो आंदोलन है वो चलाया गया। ठीक है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सीहोर, इन क्षेत्रों पर भी क्या किया गया, यह आंदोलन चलाया गया। लेकिन जो मुख्य भूमिका थी वो महाकौशल और भोपाल की देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगस्त आते आते यहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी एक मीटिंग होती है। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि उस मीटिंग के दौरान जो है मुख्य रूप से एक नए सत्याग्रह की सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही शुरुआत होती। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जो नई शुरुआत होती थी वो है आपका जंगल सत्याग्रह। और जंगल सत्याग्रह जो है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात की जाए कि ये जो जंगल सत्याग्रह है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ तो वो आपको दिखाई देगा मध्य प्रांत क्षेत्र में। और मध्य प्रांत में भी अगर हम बात करें तो जो हमारा क्षेत्र आता है बैतूल, सिवनी, बालाघाट, जहां पर आपको आज जंगलों की आज भी सघनता दिखाई देती है और जिस क्षेत्र पर मूल रूप से आदिवासी रहते हैं। तो जंगल सत्याग्रह मुख्य रूप से क्या था, तो हम ये देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था वो नमक कानून से संबंधित था। लेकिन हम ये देखते हैं कि वनों का या कृषि क्षेत्रों का एक बड़ा जो प्रभाव है वो किसानों पर पड़ता है और दूसरा आदिवासियों पर पड़ता है। तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, उनके द्वारा यहां पर क्या किया गया था, वनों के जो उत्पाद हैं, उनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, उनके जो उपयोग हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक, किसी भी प्रकार से जो यूज है वो नहीं किया जा सकता था, या फिर रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, जो संरक्षित और आरक्षित जो आपके वन है उसका जो इस्तेमाल है, उनमें जो भी लकड़ियां हो रही हैं वो लकड़ी नहीं बीन सकते थे। अगर हम देखें तो आदिवासी जो है या फिर जो कृषि वाले हैं, किसान हैं, वो मुख्य रूप से वनों पर निर्भर है। हम ये देखते हैं कि दूसरी चीज, जब किसानों की बात आती है तो कृषि क्षेत्र की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार से, जैसे अभी तक भू राजस्व तो ले रहे थे, लेकिन अगर किसी जगह पर किसान खेती कर रहे हैं तो किसान अपने साथ क्या रखते थे, पशु भी रखते थे। और पशु को जो चराने के लिए भूमि होती थी वो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र था उसके आसपास की भूमि होती थी। तो मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सीधा सीधा क्या कर दिया गया कि जिस भूमि पर आप राजस्व दे रहे हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, चाहे आप उसमें पशु चारण कराओ, चाहे आप खेती करो, लेकिन जिस भूमि का, चाहे वो बंजर ही क्यों ना हो, जिस भूमि का आप इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से आप जिसका राजस्व नहीं दे रहे हो उस भूमि का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ मध्य प्रदेश में यहां पर क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी द्वारा जब अगस्त 1930 में नई घोषणा की गई तो उसी के साथ जो है जंगल सत्याग्रह की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महाकौशल भोपाल क्षेत्र में हुआ, इंदौर और यहां पर ग्वालियर क्षेत्र में हुआ। लेकिन अगर हम आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो ये आदिवासी क्षेत्र में यही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपको जंगल सत्याग्रह के रूप में दिखाई देता है। और जंगल सत्याग्रह के रूप में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में यहां पर दो सत्याग्रह जो है वो जंगल सत्याग्रह या दो क्षेत्र जो है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। एक जो जंगल सत्याग्रह है वो कहां पर होता है, बैतूल के घोड़ा डोंगरी में होता है। और जो दूसरा जंगल सत्याग्रह है वो आपको सिवनी के टुरिया में दिखाई देगा, इसीलिए इसे सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। घोड़ा डोंगरी में जो जंगल सत्याग्रह है उसमें जो मुख्य भूमिका है वो एक दीपचंद गोटी की रही और दूसरी गंजन सिंह कोरको की रही। मुख्य रूप से दोनों ही हम देखते हैं कि आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे। और जो सिवनी टुरिया में जंगल सत्याग्रह हुआ, अगर उसमें मुख्य भूमिका देखें तो जबलपुर में यहां पर कांग्रेस के जो नेतृत्व में जो प्रेसिडेंट थे वो मुख्य रूप से दुर्गा शंकर मेहता थे। उनके नेतृत्व में सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ, जिसमें आदिवासियों का जो नेतृत्व, आदिवासी नेतृत्व करता था वो मुख्य रूप से कौन था, वो था मूका लोहार। तो हमें दो नाम हमें दिखाई देते हैं यहां पर और दो जंगल सत्याग्रह दिखाई देते हैं। मुख्य रूप से देखें तो मेंस में जो सवाल है वो आपके झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह से बार बार बन चुके हैं, चाहे वो आपके 7 मार्कर के बेसिस पर हो, चाहे वो 10 मार्कर के बेसिस में हो, चाहे वो 200 शब्दों में आंसर देना हो, चाहे वो 50 से 60 शब्दों में आंसर देखना हो। उसके हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके यहां पर टॉपिक है वो आपके घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह और सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो सबसे पहले हम महाकौशल क्षेत्र की बात करना चाहेंगे। हमने ये देखा था कि महात्मा गांधी द्वारा जब 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया तो उसी के साथ महाकौशल क्षेत्र में भी यहां पर क्या शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है,
6 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी द्वारा शॉर्ट लॉ तोड़ा गया, ठीक है, नमक कानून तोड़ा गया, तब यहां पर हम देखते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास, ठीक है, जिन्हें केसरी कहा जाता था, जबलपुर का केसरी कहा जाता था, सेठ गोविंद दास, इन दोनों के नेतृत्व में, इन दोनों के लीडरशिप में जो है यहां पर हम देखते हैं कि जुलूस निकाला गया, एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, जो कि कहां पर पहुंचा, बरेला में पहुंचा, और बरेला में मुख्य रूप से इन्होंने इस आंदोलन को चलाने के लिए शपथ ली। इसी के बाद हम ये देखते हैं कि 6 अप्रैल के बाद जो है, इसके 2 दिन बाद जबलपुर में एक मीटिंग होती है, जिसमें यहां पर रविशंकर शुक्ल भी शामिल होते हैं, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सबसे बड़ी बात थी कि हम ये देखते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी को जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा तो उसी के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर येरवड़ा जेल में जो है उन्हें भेज दिया गया। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि लगभग मध्य प्रदेश के भी हर क्षेत्र में इस प्रकार से जो आंदोलन हुआ और सभी ने नमक कानून तोड़कर यहां पर क्या किया, मुख्य रूप से अपनी गिरफ्तारी दी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जो हैं, उन्होंने बरेला मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है, रानी दुर्गावती की समाधि यहां पर स्थित है, नरई नाला के पास में ही। हम जब बात करते हैं तो 2 नाम मिलते हैं आपको, कई जगह पर बरेला मिलता है, कहीं पर आपको नरई नाला मिलता है। तो मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि बरेला जबलपुर से लगभग यहाँ पर 23 किलोमीटर दूर ये जो क्षेत्र था, वहां पर इन्होंने शपथ ली थी। उसी के साथ 8 अप्रैल को मीटिंग होती है, ठीक, और हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से यहां पर क्या होता है, ये जो आपका जुलूस था, उस जुलूस में जो है हजारों लोग शामिल होते हैं। मुख्य रूप से माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णुदयाल भार्गव, नारायण दत्त शर्मा, पंडित काशी प्रसाद पांडे, ठीक है, जिसे काका पांडे के नाम से भी जाना जाता है। जब आप मुख्य रूप से विधानसभा स्पीकर्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको नाम दिखाई देता है इनका। ये सारे क्रांतिकारी जो है इस जुलूस में भाग लेते हैं। 8 अप्रैल को यहां पर क्या होती है, मीटिंग होती है, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल भी पार्टिसिपेट करते हैं। और हम ये देखते हैं कि उसके बाद सभी लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत कुछ कानून को तोड़ते हुए अपनी गिरफ्तारी देते हैं, जिसमें हमें नाम दिखाई देता है किसका, सेठ गोविंद दास का, उसके अलावा रविशंकर शुक्ल का, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का, सुभद्रा कुमारी चौहान का, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का, विष्णुदयाल भार्गव का, टी कृष्णा स्वामी। इन्होंने जबलपुर में इन कानूनों को तोड़कर, नमक कानून जैसे को तोड़कर यहां पर क्या दी थी, अपनी मुख्य रूप से गिरफ्तारी दी थी। ठीक, जो दूसरी हम बात करते हैं यहां पर, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मुख्य जो मुद्दा था वो यहां पर क्या था, एक तो शराबबंदी मुद्दा था, दूसरा साथ में हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से बहुत बड़ी मात्रा में जो कपड़ों का आयात हो रहा था, उसको रोकने के लिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है वो स्वदेशी आंदोलन को भी अपनाया गया। स्वदेशी आंदोलन मतलब स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की यहां पर बात की गई है। ठीक है, इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कई अध्यादेश वगैरह भी जारी किए। 1930 की बात है, यहां पर हम देखते हैं कि द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा जो है वो एक जो पत्रिका है वो आपको यहां पर लोकमत दिखाई देगी, उनके द्वारा लोकमत जबलपुर में जारी की गई। लोकमत के माध्यम से जो है इस आंदोलन के जो मुख्य रूप से बिंदु है या जो उद्देश्य है उसका आपको वर्णन यहां पर दिखाई देता है। तो ऐसे कई सारे पब्लिकेशंस जो है वो यहां पर चल रहे थे और उन पब्लिकेशन अखबारों के प्रकाशन को जो है उस पर रोक लगा दी गई सरकार द्वारा। उसमें हम ये देखते हैं कि उन पब्लिकेशन में आपको कौशल समाचार दिखाई देगा जो जबलपुर से चल रहा था, साथ में लोकमत पेपर को यहां पर पनिश किया गया, सजा दी गई, क्योंकि वो जो घोषणा है वो किस आधार पर, जो अखबार को लेकर अधिनियम सरकार द्वारा बनाए गए उन अधिनियमों के आधार पर यहां पर नहीं की जा रही थी, तो यहां पर उन्हें उस दंडित भी किया गया, उन पर एक प्रकार से यहां पर जुर्माना भी लगाया गया। तो लोकमत जो है, लोकमत की जब हम बात करते हैं तो लोकमत किसका आपको दिखाई देता है, यहां पर द्वारका प्रसाद मिश्र का ये पब्लिकेशन रहा है। डेली हम देखते हैं जो डेली या वीकलीज चलते थे उनमें हमको एक नाम लोकमत का भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो महाकौशल आंदोलन है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, महाकौशल में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो इस प्रकार से जो है इस क्षेत्र में हुआ, जहां पर मुख्य जो भूमिका है वो आपको किन 2 लोगों की दिखाई देती है, एक आपको दिखाई देता है नाम सेठ गोविंद दास का और दूसरा द्वारका प्रसाद मिश्र का। तो ये जो 2 नाम है वो आप जरूर याद रखें। साथ ही इसमें हम जो देखते हैं वो और कौन शामिल हुआ, तो इनमें शामिल हुए माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, भार्गव साहब हो गए, विष्णुदयाल भार्गव हो गए, नारायण दत्त, काशी प्रसाद पांडे भी इसमें शामिल रहे। साथ में पंडित रविशंकर शुक्ल भी जो है इस जुलूस में, इस मीटिंग में अगली शामिल होते हैं और बाद में नमक कानून तोड़कर जो है वो गिरफ्तारी देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा छोटा सा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भोपाल क्षेत्र में जो ये विस्तार हुआ उसमें जो मुख्य भूमिका रही उसमें आपको एक नाम याद रखना है, किसका, शांति शर्मा का। ठीक है, शांति शर्मा जो थे वो मुख्य रूप से भोपाल से थे और भोपाल में 1930 के समय पर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें मुख्य भूमिका जो रही वो किसकी रही, शांति शर्मा की।
तो ये नाम आपको बस इसमें याद रखना। इसी प्रकार से इंदौर और ग्वालियर क्षेत्र में भी यहाँ पर आंदोलन होते हैं, हालांकि हम उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। एक महाकौशल क्षेत्र है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य रूप था मध्य प्रदेश में या 1930 के समय पर, तो हम मुख्य रूप से देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है, उसमें जो मुख्य भूमिका हम देखते हैं वो किसकी देखते हैं? आदिवासियों की देखते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि शुरुआत से ही जो है मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत मात्रा में आपको वन दिखाई देगा। आज भी हम ये देखते हैं कि वन क्षेत्रफल के मायने में अगर हम ये देखें, संदर्भ में देखें, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको दिखाई देता है वनों का, वो मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। और आप अगर देखो दूसरी दृष्टि, तो आदिवासियों या जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर भी देखें तो जो आदिवासी और जनजाति की आपको जनसंख्या दिखाई देगी वो भी आपको सर्वाधिक जो है वो मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। और अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाकर पीछे देखें तो यही चीज अगर आज से लगभग हम कब की बात कर रहे हैं, लगभग 90 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 90-95 साल पहले देखें तो यहाँ पर आदिवासियों की भूमिका जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस रूप में रही, तो वो हमें दिखाई देती है जंगल सत्याग्रह। तो 1930 के समय पर जो मुख्य भूमिका थी वो आपको जंगल सत्याग्रह के रूप में जो है मध्य प्रदेश में अधिक दिखाई देती है, जिसमें मुख्य भूमिका किसानों आदिवासियों की रही। ठीक है, तो जो मेन मुद्दा है वो आपका क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, वो है जंगल सत्याग्रह। तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो ट्राइबल कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जनजाति जो योगदान रहा। ठीक, तो जनजाति योगदान में जो हम नाम देखते हैं तो पहला नाम हमें दिखाई देता है, जिसका दिखाई देता है वो होता है दीपचंद कोटी का। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कमेटी का एक आदेश पारित हुआ था और यहां पर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से अडॉप्ट किया गया था जंगल की, जिस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने को लेकर बना हुआ है, उसी प्रकार से जो जंगल में या वनों में जिस प्रकार की पाबंदियां लगाई गई है किसानों और यहाँ पर आदिवासियों के ऊपर, उन सभी पाबंदियों को या उन कानूनों को भी हमें तोड़ना है। और उसको लेकर जो है 9 अगस्त 1930 को जो है यहाँ पर एक आदेश पारित होता है। और उसके बाद जो है मध्य प्रांत क्षेत्र में, या यूं कहें हम बैतूल, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर वाले कुछ भाग था या नरसिंहपुर वाले क्षेत्र तक हम ये देखते हैं जो जंगल सत्याग्रह है वो बहुत ज्यादा तेजी से हुआ। इन जंगल सत्याग्रहों में जो मुख्य 2 सत्याग्रह हैं वो हमें सबसे अधिक दिखाई देते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं, जिसमें घोड़ा डोंगरी, बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जो कि शाहपुर तवा वाला क्षेत्र है। दूसरा हम जो देखते हैं वो आपको शिवनी में दिखाई देता है, टुरिया में, तो उसे बोला जाता है शिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो हम शुरुआत देखते हैं वो किसके द्वारा की गई, तो उसमें मुख्य भूमिका जो शुरुआत की गई वो दीपचंद गोटी द्वारा रही। ठीक है, तो जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं कि साथ ही साथ नमक कानून तो तोड़े गए, साथ में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी किया गया, शराबबंदी की भी यहाँ पर बात की गई, लिकर बैन मूवमेंट भी चलाया गया। लेकिन साथ में हम ये देखते हैं कि जंगल सत्याग्रह की शुरुआत होती है, जिसमें जो 500 आदिवासी हैं वो यहाँ पर श्री दीपचंद गोटी के लीडरशिप में, नेतृत्व में यहाँ पर जुलूस निकालते हैं। इनकी मां ने इन्हें चांदी का हसिया दिया था और ये ठीक है, मुख्य रूप से इनकी मां ने इनको चांदी का हसिया दिया था और बोला था कि इस जो सत्याग्रह है उसमें सफल रहें। जब ये जुलूस निकलता है तो इस जुलूस के दौरान जो है पहले ही, मतलब जंगल सत्याग्रह या घास को काटने से, वन कानून को तोड़ने से पहले इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जब इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जो इसके नेतृत्व करता हुए दीपचंद गोटी के बाद वो मुख्य रूप से हमें नाम दिखाई देता है किसका, बैतूल क्षेत्र में गंजन सिंह कोरकू का दिखाई देता है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले दीपचंद गोटी आए जिन्होंने इस जंगल सत्याग्रह की बैतूल क्षेत्र में शुरुआत की थी। ठीक है, लेकिन हम बाद में देखते हैं इनकी गिरफ्तारी होने की वजह से जो है अब आगे चलकर जो ये नेतृत्व करता हुए वो कौन हुए, गंजन सिंह कोरकू हुए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गंजन सिंह कोरकू द्वारा जो है ये शुरुआत की गई। यहाँ पर ड्यू टू टेकिंग आउट द प्रोसेशन द प्रोमिनेंट सत्याग्रही दीपचंद गोटी वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट and was sentenced to 1 year of rigorous imprisonment. After this, the जंगल सत्याग्रह was led by गंजन सिंह कोरकू। जो जुलूस निकाला गया था उसके कारण दीपचंद गोटी को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया, 1 वर्ष का कठोर कारावास मिला और उसके बाद देखते हैं कि जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो गंजन सिंह कोरकू द्वारा किया गया। अब गंजन सिंह कोरकू जो है वो मुख्य रूप से चिखलाद क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहाँ पर एक मीटिंग होती है चिखलाद में और जब ये सभा हो रही होती है उसी समय पर यहाँ जो है पुलिस द्वारा गोलियां चलाई जाती है।
इनके द्वारा जो है वो घास काटकर यहाँ पर जंगल सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी या वन कानूनों को तोड़ा गया था, जिसमें हम देखते हैं कि अब ये जब उसके बाद 19 सितंबर को यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर मीटिंग होगी, उस सभा में यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, जिसमें क्या होती है, गोलियां चलाई जाती है और कई लोग शहीद हो गए और लगभग करीब 40 लोग जो है वो यहाँ पर घायल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि गंजन सिंह कोरकू को यहाँ पर अरेस्ट भी किया जाता है। साथ में हम ये देखते हैं कि बैतूल के अलावा यहाँ पर देखते हैं शीतलदही, खार, निगद और जवादो क्षेत्र में भी यहाँ पर क्या होता है, ये जंगल सत्याग्रह होता है। ठीक है, इसमें जो एक नाम है हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है श्री गर्रा गोंड का। कई जगह पर जो नाम है जिर्रा गोंड भी लिखा हुआ है और गर्रा गोंड। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें देखना है कि जावड़ों में जो सत्याग्रह है उस समय पर गर्रा गोंड जो है वो यहाँ पर शहीद हो गए थे। उसके अलावा हम देखते हैं कि एक विष्णु सिंह भी थे, उनको गिरफ्तार कर किस फांसी की सजा यहाँ पर सुनाई जाती है। ठीक, मुख्य रूप से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जंगल सत्याग्रह है उसकी जो शुरुआत है वो 2 जगह पर हमें अधिक दिखाई देती है, और उसमें जो हमारा पहला क्षेत्र है, ठीक है, उसकी हम चर्चा करेंगे, घोड़ा डोंगरी। ठीक, हम देखते हैं तो जंगल सत्याग्रह का जो मुख्य कारण रहा जंगल सत्याग्रह का क्या कारण था, हमने यहाँ पर देखा कि मुख्य रूप से जो 9 अगस्त है 1930 है, यहाँ पर कांग्रेस द्वारा बॉम्बे में मीटिंग होती है और क्या किया जाता है कि साल्ट सत्याग्रह के साथ, नमक सत्याग्रह के साथ जो है यहाँ पर जंगल सत्याग्रह को भी यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। उस सत्याग्रह का भी जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर पारित किया जाता है, जिसके बाद ये जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है, अब हमने बात की थी कि जंगल सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था, तो जंगल सत्याग्रह का जो हमने प्रमुख कारण देखा था उसमें हमने देखा कि वनों में जो है यहाँ पर आदिवासियों और किसानों के जो यहाँ पर वनों के उत्पाद हैं उनके उपयोग पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई। तो जो फार्मर्स हैं और जो ट्राइबल्स हैं वो अपने लिए यहाँ पर क्या, चारे के लिए, ठीक है, घास का जो मुख्य रूप से जो आपके पशु हैं उनके चारे के लिए यहाँ पर घास जो है वो यहाँ पर बंजर जमीन, बैरन लैंड से भी जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट ने इस फैसिलिटी को खत्म कर दिया। पहले जो होते थे पशु का चारण जो है अन्य आसपास की जो जमीन है पहाड़ों में या जंगलों में इस प्रकार से पशु चारण होता था। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भैया जिस क्षेत्र का, चाहे वो बंजर ही क्यों ना हो, जिस क्षेत्र में आप क्या कर रहे हो, आप हमें राजस्व नहीं दे रहे हो, उस क्षेत्र का इस्तेमाल आप किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हो। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब पहले घर होते थे वो घर मुख्य रूप से उसके ऊपर जो आपको छत दिखती है उस छत में क्या लगाया जाता था, सूखी घास लगाई जाती थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अब सूखी घास के इस्तेमाल के लिए जो घास है उसको लेने से भी मना कर दिया गया या उसको प्राप्त करने से भी मना कर दिया गया, गवर्नमेंट द्वारा उस पर बैन लगा दिया गया। तीसरा हम ये देखते हैं कि किसी प्रकार से जो अभी तक लकड़ी जलाने के वगैरह के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल वनों से बीना जाता था, अब उस पर भी रोक लगा दी गई या फिर यह कह दिया गया कि सरकार की अनुमति के बिना जो है इसका इस्तेमाल जो है नहीं किया जा सकेगा। ठीक, तो ये अलग अलग कारण बने जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो जंगल सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था, जब पूछा जाएगा कि जंगल सत्याग्रह क्या है, ठीक है, तो मुख्य रूप से हम जो पहली बात करेंगे वो ये कहेंगे कि जंगल सत्याग्रह इस समय शुरू हुआ। अब दूसरा जो है क्या है, तो उससे हमें देना पड़ेगा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वही जंगल सत्याग्रह को दिखाता है। तो जंगल सत्याग्रह का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू सिंप्लीफाई द फॉरेस्ट लॉ, टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट फॉर फ्री यूज ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट। क्योंकि प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है, उनका इस्तेमाल करने से मना किया जा रहा था। तो सरकार पर उसके लिए क्या करना, दबाव डालना, ताकि संरक्षित और आरक्षित वनों की जो उपज है उसका इस्तेमाल मुफ्त रूप से आदिवासियों और किसानों द्वारा किया जा सके। ठीक है, हम ये देखते हैं कि ये जो सत्याग्रह हुआ वो मुख्य रूप से आपको मध्य प्रांत और बेरार क्षेत्र में ही दिखाई देता है, जो कि एक जंगली क्षेत्र था। ठीक है, और अगर हम ये देखें तो बहुत ज्यादा स्वतः स्फूर्त रूप से ये जो सत्याग्रह है वो ऑटोमेटिक आदिवासियों, किसानों और वनवासियों और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा संचालित किया गया। इसमें बहुत ज्यादा जो है जोर नहीं डालना पड़ा, इसके लिए अलग से किसी प्रकार से गांधी जी को मूवमेंट नहीं करना पड़ा। ये ऑटोमेटिक जो है आदिवासियों में ये जो धारणाएं हैं वो बन गई और उन्होंने इन आदिवासियों और किसानों ने जो है इस सत्याग्रह में भाग लिया। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से यही जो था क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, जिसके कारण जो है एक प्रकार से अंदरूनी क्षेत्रों में जहां पर जंगल और आदिवासी जो अभी तक ऐसे जन आंदोलन में शामिल नहीं थे, इन जंगल सत्याग्रह के माध्यम से जो है इस रिमोट इंटीरियर रीजन्स के जो क्षेत्र हैं, जो सुदूर अंदरूनी क्षेत्र हैं, वहां के लोग भी जो है ये इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही रूप आपको जंगल सत्याग्रह के रूप में दिखाई देता है, कहां पर, इन सुदूर अंदरूनी क्षेत्रों में। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से ये कहां पर हुआ, बैतूल के, बंजारी ढाल के, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, हरदौर, बालाघाट के जो जंगल है उसमें बहुत ज्यादा तेजी से फैल गया।
ठीक, इसके अगर हम मुख्य रूप से जो मेन लीडर देखे जंगल सत्याग्रह के, तो हमने देखा जिस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो जंगल सत्याग्रह में भी यहां पर हम देखते हैं कि द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा क्या किया गया, सपोर्ट किया गया। बाद में द्वारका प्रसाद मिश्र को यहां पर क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद मुख्य रूप से जो सत्याग्रह है वो बापूजी अणे द्वारा चलाया गया सेंट्रल प्रोविंस रीजन में। ठीक है, मुख्य रूप से मध्य प्रांत क्षेत्र में बापूजी अणे द्वारा। अब बापूजी अणे द्वारा जो है वो बेरार क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में रह रहे थे, विदर्भ क्षेत्र में रह रहे थे, तो बेरार क्षेत्र में इन्होंने यहां पर 10 जुलाई 1930 को जो है सत्याग्रह की शुरुआत की। अपने साथियों के साथ इन्होंने घास काटकर, कहां पर, पुसद का जो यवतमाल क्षेत्र है, जो कि विशद यहां पर मुख्य रूप से विदर्भ क्षेत्र आता है, विदर्भ क्षेत्र में आप यवतमाल डिस्ट्रिक्ट देखते हो, वहां के पुसद में इन्होंने मुख्य रूप से सरकारी जंगल में यहां पर घास काटकर क्या किया, इस जंगल सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी। तो 1930 में बापूजी अणे के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह शुरू किया गया। वे अपने साथियों के साथ यवतमाल जिले के पुसद में संरक्षित जंगलों में घास काटते समय गिरफ्तार कर लिए गए और यह सत्याग्रह तेजी से पूरे मध्य प्रांत में फैल गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि शुरुआत हुई काहे की, तो सबसे पहले बात आती है कि जैसे ही गिरफ्तारियां हो रही थी तो ये शुरुआत की गई कि हर रोज जो लोग हैं इस मध्य प्रांत क्षेत्र में, हर रोज जो 5 लोग हैं वो पुलिस को यहां पर सूचना देने के बाद जो है जंगल सत्याग्रह के लिए या फिर जंगल में जो है लकड़ी बीनने या जंगल कानून को तोड़ने के लिए जाएंगे। शुरुआत में तो हम ये देखते हैं कि कुछ जगह पर पुलिस वालों द्वारा गिरफ्तारियां की गई, कुछ बार यह कि गिरफ्तारी नहीं की गई, कई बार जो है उन्हें पर लाठी चलाकर उन्हें भगा दिया गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक समय आने के बाद हुआ कि पुलिस ने इस पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। मतलब हर रोज जो है 5 लोग सूचना देकर जाते थे अपने क्षेत्र से जंगल कानून को तोड़ने या घास काटने या यहां पर लकड़ियां बीनने। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक समय बाद पुलिस भी यहां पर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुख्य रूप से ये जो आंदोलन था उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से एक एक्टिव रेवोल्यूशनरीज आपको यहां पर दिखाई देंगे। जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत बेहतर तरीके से हुआ और एक जन आंदोलन के रूप में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया, जिसमें आदिवासी और किसानों का मुख्य भूमिका रही। अब इन्हीं आदिवासियों की मुख्य भूमिका में हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या हुआ, अभी अपन ने यहां पर देखा है कि हर रोज क्या होते थे, 5 सत्याग्रही जो है वो यहां पर अहिंसक रूप से, ठीक है, अहिंसा नहीं करेंगे किसी प्रकार से, और यहां पर इन्फॉर्म करते हुए क्या करेंगे, यहां पर फॉरेस्ट या जंगल को काटेंगे। जिसके अलावा हम ये देखते हैं कि नरसिंहपुर में भी यहां पर क्या होता है, नरसिंहपुर में भी यहां पर जो गवर्नमेंट है पहले तो क्या करती है, इमरजेंसी पावर एक्ट लगा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जब तेजी से एक्टिव पार्टिसिपेशन सत्याग्रहियों का बढ़ता है तो उसके बाद जो ये मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, उसे दबाया नहीं जा सका था। जब ये भागीदारी जो है वो सक्रिय हो जाती है, ठीक है, पहले शुरुआत में तो आपातकालीन शक्ति अधिनियम लगाया गया, जिसके माध्यम से वही कि हम ये देखते हैं लाइक धारा 144 की तरह ही है कि जहां पर लोगों को इस प्रकार से इकट्ठे होने के लिए मना किया गया। लेकिन जब बहुत ज्यादा तेजी से हम देखते हैं कि सत्याग्रहियों द्वारा ये जो आंदोलन है उसको बढ़ाया गया, तो ऐसे में अब इस आंदोलन को दबाना जो है वो एक प्रकार से नामुमकिन जैसा हो गया। ठीक है, उसी समय पर हम ये देखते हैं कि ये जो मंडला क्षेत्र है, मंडला क्षेत्र में जो जंगल सत्याग्रह का यहां पर नेतृत्व किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, गिरिजा शंकर अग्निहोत्री द्वारा यहां पर किया गया था। गिरिजा शंकर अग्निहोत्री द्वारा जो है मंडला क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि सागर में यहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई गई थी जंगल सत्याग्रह को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ये 2 बातें जो है हमें प्री के हिसाब से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से कि ये जो जंगल सत्याग्रह है वो कहां पर होता है, घोड़ा डोंगरी में 1930 में। घोड़ा डोंगरी मुख्य रूप से कहां पर आता है, तो ये आता है आपका बैतूल में। और इस घोड़ा डोंगरी में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था उसके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, गंजन सिंह कोरकू। तो गंजन सिंह कोरकू के यहाँ पर नेतृत्व में कई जो हजारों में यहाँ पर जो जनजातीय लोग हैं जिसमें गोंड और कोरकू शामिल थे, वो लाठी और भाले लेकर जो है वो बैतूल जिले में शाहपुर तवा क्षेत्र में यहाँ पर क्या करते हैं, जंगल सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। गंजन सिंह कोरकू जो कि बंजारी ढाल के यहाँ पर निवासी थे, ठीक है, वो शाहपुर में इस रेबेलियन को, इस विद्रोह को जो है वो यहाँ पर लीड करते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। और यहाँ पर क्या किया जाता है, फॉरेस्ट जंगल कानून को तोड़ने के लिए यहाँ पर जंगलों में जो घास है उसको काटा जाता है। ठीक, मुख्य रूप से हम देखें तो इस सत्याग्रह में जो है यहाँ पर जनक सिंह कोरकू के साथ हमें 2 नाम और दिखाई देते हैं। एक है सोनीबाई गोंड ने भी यहाँ पर क्या किया था, भाग लिया था। तो जो सोनीबाई गोंड है उन्हें किस लिए जाना जाता है, तो सोनीबाई गोंड जो है उसके लिए आप ये याद रखिएगा, मंडला में 1932 में यहाँ पर जो करबंदी आंदोलन चलाया गया था, टैक्स बैन मूवमेंट चलाया गया था, उसमें जो मुख्य भूमिका रही वो सोनीबाई गोंड की रही।
जो दूसरा नाम हम ये देखते हैं कि जब यहाँ पर जंगल सत्याग्रह जो है वो तोड़ा गया, गंजन सिंह को जंगल कानून जो है वो गंजन सिंह कोरकू द्वारा तोड़ा गया, तो उस समय पर यहाँ पर बंजारी ढाल में जो है गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जहां पर आदिवासियों द्वारा यहाँ पर इनका विरोध किया जाता है और हम ये देखते हैं कि पुलिस द्वारा यहाँ पर गोली चलाई जाती है। उस गोली चलाने के दौरान हम देखते हैं कि एक यहाँ पर आदिवासी की मृत्यु हो जाती है और ये आदिवासी के हिसाब से भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोमा गोंड का संबंध काहे से था, तो कोमा गोंड का संबंध जंगल सत्याग्रह से था जिसमें वो शहीद हो जाते हैं। और यहाँ पर गंजन सिंह कोरकू जो है वो पुलिस के घेरे से बाहर निकलकर जो है वो यहाँ पर भाग जाते हैं, जो पुलिस का घेरा था उसको जो तोड़कर यहाँ पर वो भाग जाते हैं और भागने में सफल रहते हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से इस प्रकार से जो है गंजन सिंह कोरकू द्वारा ये यहाँ पर घोड़ा डोंगरी में जो है यहाँ पर क्या चलाया गया, जंगल सत्याग्रह चलाया गया। तो इंसिडेंट के रूप में आपको क्वेश्चन आ सकता है, 7 मार्कर के बेसिस में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि घोड़ा डोंगरी में मुख्य रूप से जो जंगल सत्याग्रह है उसका वर्णन करें। ऑल टोटल आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जंगल सत्याग्रह का वर्णन करें 200 वर्ड्स में। ठीक, तो दोनों ही प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ते हुए जंगल कानून को तोड़ने के लिए या जंगल कानून को सरल बनाने के लिए और किसको, सरकार को यहाँ पर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो यहाँ पर मुफ्त उपयोग कर सके वन उत्पादों का, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का, उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। यहां से आप शुरुआत कर सकते हो, इसके मुख्य कारण बना सकते हो और किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में और किस किस प्रकार से ये जो जंगल सत्याग्रह हुआ उस इंसिडेंट, उन घटनाओं को बताते हुए इसका जो वर्णन है वो जंगल सत्याग्रह का 200 वर्ड्स में आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें, जो दूसरा जंगल सत्याग्रह है वो मुख्य रूप से आपको किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह के रूप में 1930 में उसी समय पर यह सिवनी में भी हुआ। अब सिवनी में मुख्य रूप से जो हम भूमिका देखते हैं वो किसकी देखते हैं, तो यहाँ पर दुर्गा शंकर मेहता की भूमिका देखते हैं। मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि जो दुर्गा शंकर मेहता थे वो यहाँ पर क्या थे, कांग्रेस वर्कर थे और उन्होंने जो है वही कांग्रेस जो लीडर है, यहाँ पर जो आपको मैं 2 लीडर लिख रहा हूं, इसमें दुर्गा शंकर जो मेहता है वो यहाँ पर कांग्रेस लीडर है सिवनी से, जबकि यहाँ पर जो मूका लोहार है वो यहाँ पर आदिवासी नेतृत्व करता है। इनके नेतृत्व में सिवनी में टुरिया क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह किया गया, जहां पर जंगल कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, तो 1930 में गांधी जी द्वारा जब साल्ट सत्याग्रह को तोड़ा गया दांडी मार्च के दौरान, तो ऐसे में कांग्रेस वर्कर जो सिवनी में थे, कौन, दुर्गा शंकर मेहता, उनकी लीडरशिप में जो है यहाँ पर जंगल सत्याग्रह जो है वो चलाया गया और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, जो सरकारी यहाँ पर चंदन के जो बगीचे थे, ठीक है, वहां पर जाकर मुख्य रूप से हम ये देखते हैं जो जंगल था वहां पर सिवनी में जाकर यहाँ पर घास काटकर जो है इस सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, जो कि लगभग सिवनी से 9 से 10 मील दूर था, जो कि जिसे टुरिया क्षेत्र के नाम से जाना गया। और इस प्रकार 9 अक्टूबर को मुख्य रूप से ये जो आंदोलन हुआ था, यह जो सत्याग्रह है वो सिवनी क्षेत्र में हुआ था, जिसमें श्री मूका और श्री राम प्रसाद ने भी भाग लिया था। मुख्य रूप से मूका लोहार जो है वो यहाँ पर आदिवासी नेतृत्व करता है, जिनके साथ आदिवासी आए थे और मुख्य रूप से इस जुलूस में और इस सत्याग्रह में शामिल हुए थे। ठीक है, उसके अलावा देखें तो कुछ स्वयंसेवक भी घास काटकर सत्याग्रह यहाँ पर शुरू किए गए, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से आदिवासियों और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच में यहाँ पर क्या हो जाती है, एक झड़प हो जाती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जनता बहुत ज्यादा भड़क जाती है। तो यहाँ पर हिंसक रूप धारण कर लेता है यह सत्याग्रह, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर द्वारा जो है पुलिस को गोली चलाने के लिए बोल दिया जाता है और यहाँ पर जो कमिश्नर है उनके द्वारा एक शब्द का यूज किया जाता है, टीच देम अ लेसन। ठीक है, टीच देम अ लेसन। सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह में डिप्टी कमिश्नर द्वारा ये शब्दों का उपयोग किया जाता है और जिसके बाद यहाँ पर गोली चलाई जाती है और उस गोली चलने के बाद हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर 3 आदिवासी महिलाओं, एक है रैनाबाई, गुड्डो दाई और बेमा बाई, साथ ही एक जो यहाँ पर पुरुष होते हैं विरजू गोंड, उनकी घटना स्थल पर ही यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। मुख्य रूप से क्योंकि ये भी क्या थे, ये चारों ही जो थे वो क्या थे, आदिवासी थे। इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन में देश के अलग अलग लोगों या बड़े लोगों ने भाग नहीं लिया, हम ये देखते हैं कि आदिवासी और किसानों ने भी इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाई और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफलता प्राप्त करने में सहायता की और सफलता प्राप्त करने में जो मुख्य भूमिका हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आपको जंगल सत्याग्रह के रूप में दिखाई देती है, जंगल सत्याग्रह के रूप में दिखाई देती है। तो हमें मुख्य रूप से जो
एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है कि 1930 में जो मुख्य भूमिका रही या फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, अगर हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से जो मुख्य इंपॉर्टेंट भाग है वो आपको जंगल सत्याग्रह के रूप में अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमें यहां पर याद रखनी है। उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर ही 1931 में रतलाम में यहां पर एक दल बनाया गया था, महिलाओं का दल, जिसे स्त्री सेवा दल के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की मदद से ये दल बनाया गया था, तो आप ये याद रखना, स्त्री सेवा दल जो है वो 1931 में रतलाम में बनाया गया और मुख्य रूप से ये जो दल है इसका उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहां पर चलाना था, रतलाम क्षेत्र में चलाना था, उसके लिए दल बनाया गया था महिलाओं द्वारा। तो हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला भाग है, और मुख्य रूप से जो हम ये देखते हैं कि कौन सा जो हमारा जंगल सत्याग्रह वाला भाग है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्री और मेंस दोनों के भाग से देखें। अभी हम ये देखते हैं कि प्री में जो अभी पिछला प्री हुआ 2025 का, उसमें जो है आपको एक नाम दिखा होगा कि सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह में आदिवासी नेता, यहाँ पर पूछा गया था नेता कौन था, तो मुख्य रूप से आपको मुका लोहार का यहाँ पर नाम दिखाई देता है। ठीक है, आई होप जो आज हमने यहाँ पर डिस्कशन किया वो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगला जो मेन हमारा आंदोलन है उसकी हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद,